हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आईएएस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग डीपीपी, जिसमें हम लोग डेली प्रीलिम्स प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, क्वेश्चंस को, जो यूपीएससी आपका ईपीओ फॉर्म है, जो जीएस का पोर्शन है, साथ ही साथ यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का जो आपका जीएस का पोर्शन है, उसमें हम जो एमसीक्यू आता है दोस्तों, उसको हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ ये नहीं जानते हैं कि उसका आंसर क्यों होगा ये ऑप्शन, बल्कि ये भी जानते हैं कि वो ऑप्शन गलत क्यों है। ठीक है, ताकि हम लोग पूरा 360 डिग्री एनालिसिस करते हैं क्वेश्चन का, और लॉजिक अप्लाई करके, ट्रिक्स अप्लाई करके, नॉलेज के आधार पर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज हम लोग साइंस का क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों, 30 क्वेश्चंस। ठीक है ना, जो आपका ईपीएफओ में भी ज़रूरी है और यूपीएससी प्रीलिम्स में भी ज़रूरत है, और साथ ही साथ जितने भी पीसीएस एग्जाम होते हैं उसमें भी ज़रूरत है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, ये लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखिए ये हिंदी का क्वेश्चन है दोस्तों, और ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, ये हमारा हिंदी क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले दोस्तों आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ तहे दिल से, क्योंकि आपका जो परिवार है जीरो आईएएस का, वो 4000 सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कर लिया है दोस्तों। तो इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह प्यार बरकरार रहें। ठीक है, हम लोग जल्द ही अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और आराम से आपका एक सरकारी नौकरी ईपीएफओ में और यूपीएससी में दोनों में आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा दोस्तों, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा दोस्तों। ठीक है, तो पहला वंस अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो अब देखिए, एक तरफ हिंदी में क्वेश्चन है, दूसरी तरफ इंग्लिश में क्वेश्चन है दोस्तों। तो पढ़िए क्वेश्चन। बोल रहा है, कॉपर यूज टू लेयर द बोट मेड अप ऑफ वुड्स बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। और निम्नलिखित में से किस कारण से लकड़ी से निर्मित नाव पर परत चढ़ाने के लिए तांबे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब ये बोट है दोस्तों मेरा, अगर तो बोल रहा है कि यहाँ पे हम लोग तांबे का परत चढ़ा देते हैं बोट में। क्यों चढ़ाते हैं वो पूछ रहा है। बोल रहा है, कॉपर इज ए मेटल विच इज वाटर रिपेलेंट एंड अलाउज द बोट टू स्टे एफ्लोट एबव वाटर। बोल रहा है, तांबा एक ऐसा धातु है जो जल विकर्षक होता है, मतलब पानी को अपने से दूर करता है, और नाव को जल के ऊपर तैरने में सहयोग करता है। दोस्तों तांबा क्या होता है? धातु। ठीक है, और धातु जो होता है दोस्तों, आपको मान लिया आप तांबा देखे हैं, तो क्या उसके पास आप पानी लेके जाते हो तो पानी से दूर भाग जाता है? भागता है क्या? नहीं। तो ये वाटर रिपेलेंट थोड़ी है। दूसरा, तांबा जो है धातु है, धातु जो है दोस्तों वो पानी से भारी होता है जनरली, तो वो उसको मदद कैसे करेगा तैरने में? तो ये हमारा गलत ऑप्शन है कि नहीं। दूसरा, इट इज़ चीप एंड हेंस प्रीफर टू बी यूज टू प्रोटेक्ट द बोट फ्रॉम इम्पैक्ट ऑफ वाटर। बोला तांबा सस्ता होता है और इसलिए नाव को जल के प्रभाव से बचाने के लिए इसके प्रयोग की वरीयता दी जाती है। भैया तांबा कब से सस्ता होने लगा है? तांबा सस्ता होता है? तांबा कितना महंगा होता है यार, ये भी हमारा गलत है। फिर है, कॉपर हैज एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज दैट प्रिवेंट द डिके ऑफ वुड फ्रॉम सी ऑर्गेनिज्म। बोला तांबे में जीवाणुरोधी गुण होते हैं जो लकड़ी को समुद्री जीवों से क्षयित होने से बचाता है। ये एकदम सही है दोस्तों। तांबा जो होता है, आपको देखा होगा तांबा का अंगूठिया पहनते होगे तो उस पर जंग वंग उतना नहीं लगता है, वहीं अगर लोहा हुआ लगा तो उस पर जंग वंग लग जाता है ना। तो पानी में बहुत सारी बैक्टीरिया रहती है दोस्तों, तो वो लकड़ी को खा जाता है, सड़ा देता है ना। तो लकड़ी से बचाने के लिए तांबे का एक परत, कॉपर का परत चढ़ा देते हैं ताकि वो बचा ले। क्यों? और कॉपर का परत क्यों नहीं? क्यों लोहा का परत क्यों नहीं? कि लोहा में जंग लग जाएगा, लेकिन तांबा में जंग जनरली नहीं लगता है। तो तांबा में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है, जीवाणुरोधी गुण, इसीलिए उसको लकड़ी से बचाता है। ठीक है, लकड़ी को बचाता है। मेरा ऑप्शन होगा सी। डी देख लेते हैं, कॉपर इंक्रीजेज द मेटल स्ट्रेंथ ऑफ शिप अनलाइक एनी अदर मेटल। बोल रहा है तांबा जहाज की यांत्रिक शक्ति को बढ़ा देता है, ऐसा कोई अन्य धातु नहीं कर पाता। ऐसा नहीं है, तांबा होगा तो पीतल भी तो अपना प्रॉपर्टी को बढ़ाएगा, लोहा भी तो कर सकता है, स्टील, लेकिन तांबा ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि तांबा में जंग नहीं लगता और कीटाणु से लकड़ी को बचा लेता है ना। तो हमारा सी होगा सही दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से सोच समझ के आप आराम से क्वेश्चन यूपीएससी का, प्रीलिम्स का हो चाहे ईपीएफओ का, सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बोला निम्नलिखित में से कौन से घटक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से संबंधित हैं दोस्तों। तो प्रकाश संश्लेषण मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्लांट, पानी लेता है, यहाँ पे सनलाइट होता है। ठीक है, उसके प्रेजेंस में क्या बनाता है? C6H12O6, ये एक आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्लस ऑक्सीजन, और प्लस पानी भी छोड़ता है दोस्तों। तो ये हमारा प्रकाश संश्लेषण है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेता है, O2 निकालता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है और पानी छोड़ता है। ठीक,
तो बोल रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। बोला क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। तो ये जो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है वो क्लोरोफिल ही करता है, तो ये हमारा सही है। फिर है कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और यहाँ पे हाइड्रोजन भी बनता है दोस्तों। तो देखिए बोल रहा है कि लाइट एनर्जी का कन्वर्सन होता है। तो लाइट एनर्जी लिया है सन, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश किस में कन्वर्ट हो गया दोस्तों? केमिकल एनर्जी में। तो ये केमिकल के रूप में कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो गया है, ठीक है। तो प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है और जल का जो ये अणु है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में दोस्तों कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सही है, ये भी हमारा सही है। फिर बोल रहा है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 वो कन्वर्ट किस में हो जाता है दोस्तों? ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। तो ये भी हमारा सही है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ठीक है, ये भी सही है। तो हमें पूछा है कौन सा करेक्ट है। करेक्ट में सही, सही मतलब टिक वाला हमको देखना है। तो तीनों में टिक लगा है तो इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। बोल रहा है कि व्हेन सनलाइट passes through a canopy of dense forest, tiny water droplets in the mist scatter light. The color of the scattered light depends on the size of the scattering particles. This phenomena is। बोल रहा है जब सूरज की रोशनी घने जंगल की कैनोपी से गुजरती है तो धुंध में जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश का प्रकीर्णन करती है और प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णन कणों के आकार पर निर्भर करता है। यह परिघटना है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि मान लीजिए दोस्तों कोई पेड़ है, ठीक है ना। पेड़ कैसे बनेगा? ऐसे ऐसे पेड़ बनेगा ना। यहाँ भी कोई पेड़ है, यहाँ भी कोई पेड़ है। मतलब जब पूरा घना जंगल है तो कहीं कहीं आप देखोगे पत्ता से जो भी हल्का सा स्पेस होगा बीच में तो उससे सूर्य का प्रकाश जो है नीचे आता है। तो यहाँ पे जो जल का छोटा छोटा यहाँ जो धुंध होता है दोस्तों उससे जो प्रकाश होता है वो अलग अलग कलर में, अलग अलग रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो बोल रहा है क्या कारण है कि जो धुंध में जल की जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो प्रकाश को स्कैटर करती है, मतलब अलग अलग लाइट का तो आपको दिखाई देता है। क्यों होता है? तो आप पढ़े होंगे, इसको बोलते हैं दोस्तों टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। समझ में आया? जैसे में दूध है, दूध में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, प्रोटीन होता है, फैट होता है। तो जब भी हम लाइट दूध में जाते हैं दोस्तों तो लाइट दूध में डालते हैं तो लाइट जो होता है स्कैटर होता है, इसी को हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं दोस्तों, समझे। उसी तरह बाकी चीज़ क्या है? तो रेले स्कैटरिंग क्या है? तो रेले स्कैटरिंग होता है दोस्तों, तो रेले स्कैटरिंग या रेले प्रकीर्णन क्या होता है? ये भी प्रकीर्णन ही है, लेकिन इसमें लाइट का प्रकीर्णन होता है इस तरह से कि जो लाइट का जो वेवलेंथ होता है दोस्तों, रेडिएशन का जो वेवलेंथ होता है जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं वो बहुत कम होता है। तो टिंडल इफेक्ट में अलग अलग छोटे छोटे कण के द्वारा स्कैटरिंग हो जाता है, लेकिन रेले स्कैटरिंग में इसमें भी स्कैटरिंग होता है, लेकिन इसमें जो पार्टिकल्स का जो साइज होता है दोस्तों उसका बहुत छोटा होता है और उसका वेवलेंथ से भी छोटा होता है, ठीक है। तो क्रॉम्पटन स्कैटरिंग क्या है दोस्तों? तो क्रॉम्पटन स्कैटरिंग क्या है? जो हाई एनर्जी जो फोटोन होता है, मतलब लाइट का जो यूनिट होता है उसका स्कैटरिंग होता है दोस्तों, ठीक है। इससे क्या होता है कि उसका जो भी फोटोन का एनर्जी होता है वो कम हो जाता है। आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये तो आपको पता ही होगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जो ऑप्टिकल फाइबर में यूज होता है कि यहाँ से आप अगर लाइट डालोगे तो इसी तरह से इस तरह से जाते जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दोस्तों, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है, आपको देखते हैं मृग तृष्णा जो होता है दोस्तों, जिसको माइरेज बोलते हैं, माइरेज, ये सब आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही पार्ट है, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है आपको समझ में आ गया? जब सूरज की रोशनी घने जंगल को क्रॉस करती है तो छोटा छोटा जल का बूंद होता है वो प्रकाश को स्कैटर करता है, उसी को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं, इसलिए 3 का आंसर होगा दोस्तों ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, निम्नलिखित कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ विटामिन और मिनरल्स दिया है, दूसरी तरफ उसके कारण जो कमी होता है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो विटामिन ए से बोल रहा है रतौंधी, तो सही है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है, सही बात है, रात में आपको देखने में दिक्कत होता है। विटामिन डी, विटामिन डी से आपको क्या होता है दोस्तों? हम कैल्शियम वैल्शियम के लिए ज़रूरी होता है विटामिन डी सिंथेसिस के लिए, तो विटामिन डी से रिकेट्स होता है, ठीक है ना। विटामिन डी से रिकेट्स होता है, बोन बहुत कमज़ोर हो जाता है अगर कमी होगा तो। विटामिन डी की कमी से क्या होगा? रिकेट। तो स्कर्वी नहीं होगा, स्कर्वी मतलब दांत से जब खून निकलता है मसूड़े से तो उसको स्कर्वी बोलते हैं, और वो होता है विटामिन सी से, ठीक है। तो
हमारा सेकेंड वाला गलत है दोस्तों। आयरन की कमी से एनीमिया होता है, पता भी है ना, इसलिए सरकार जो है महिलाओं के लिए आयरन और फोलिक एसिड का टेबलेट दिया जाता है बच्चों को, महिलाओं को प्रेगनेंसी के टाइम, है ना। तो ये हमारा सही है। आयोडीन जो होता है उसकी कमी से ग्वाइटर होता है दोस्तों, ये भी हमारा सही है। तो कितने बोल रहा है कि हाउ मेनी पेयर्स, कितने पेयर सही हैं दोस्तों, तो एक पेयर ये सही है, दूसरा ये, तीसरा ये, तो 3 पेयर हमारा सही है ना। कितने युग सही सुमेलित हैं, केवल 3 युग, ठीक है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 5। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वोल्ट मीटर। तो देखिए दोस्तों, वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, वोल्टेज को नापना, मीटर मतलब नापना, वोल्टेज को नापना। तो उसके संदर्भ में बोला इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। तो ये बोल रहा है कि हमेशा श्रेणी क्रम में उन बिंदुओं में संयोजित होता है जिनके बीच विभवांतर को मापा जाता है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर का काम ही है दोस्तों वोल्टेज को नापना, वोल्टेज को हिंदी में बोलते हैं विभवांतर। तो जैसे हम लोग अगर सर्किट बनाएंगे, ये हमारा रेजिस्टेंस है दोस्तों, और यहाँ से बैटरी बना के हम लोग इस तरह से अगर करंट फ्लो कर रहे हैं, है ना, तो वोल्ट मीटर का सिंबल होता है दोस्तों भी, ठीक है। तो भी को वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं, जिसके अक्रॉस हमें नापना है वोल्टेज। मान लो हमको नापना है इस रजिस्टर के बीच में क्या होगा, हमको वोल्टेज विभवांतर क्या होगा, तो हम इसको पैरेलल में जोड़ेंगे, ठीक है। इसके पैरेलल में हम लोग ऐसे जोड़ते हैं, ठीक है। हम लोग ऐसे नहीं जोड़ते हैं कि वोल्टेज को यहाँ पे नहीं जोड़ देंगे, ठीक है। ये अगर हमारा बैटरी है, ठीक है, प्लस माइनस, और ये हमारा रेजिस्टेंस है, तो वोल्ट मीटर को हम यहाँ पे नहीं जोड़ते, हम कहाँ जोड़ते हैं, इसके पैरेलल में जोड़ते हैं, यहाँ पे जोड़ते हैं, ठीक है। तो हमारा ये सही है। ये वाला जो है उसको सीरीज में नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। सीरीज को किस में जोड़ते हैं दोस्तों, एमीटर को। आपको पता है एमीटर से क्या नापते हैं, एमीटर से करंट। तो जिस चीज़ से हम लोग करंट नापते हैं उसको हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं, श्रेणी में, लेकिन वोल्ट मीटर से हम लोग वोल्टेज नापते हैं तो उसको किधर जोड़ते हैं, पैरेलल में। तो हमारा ये वाला पहला गलत होगा, क्योंकि इसमें सीरीज बोला है, श्रेणी क्रम बोला है, ठीक। फिर बोल रहा है ए वोल्ट मीटर हैज ए वेरी हाई इंटरनल रेजिस्टेंस। अब वोल्ट मीटर का क्या काम क्या है दोस्तों, नापना वोल्टेज। तो वोल्टेज वो तभी नाप पाएगा जब वो उससे करंट बहुत कम जाएगा, तभी वोल्टेज को आसानी से नाप पाएगा ना। और किसी चीज़ से भी करंट कम क्यों जाता है, करंट कम कब जाएगा, जब उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होगा ना। क्योंकि हमको पता है कि V = I × R होता है, ठीक है। तो V माने वोल्टेज, विभवांतर, I माने करंट, विद्युत धारा, और R मतलब प्रतिरोध। तो V/R = I, ठीक है, V/R = I। अब I को हमें करना है कम, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा करेंगे, क्योंकि देखिए वोल्ट मीटर का काम है वोल्टेज को नापना, विभवांतर को नापना। ये वोल्टेज तभी नाप पाएगा जब इससे करंट बहुत कम जाएगा, और करंट कम तभी जाएगा, करंट बराबर क्या होगा, V/R। तो I माने करंट कम कब होगा, जब R बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हम लोग रखते हैं, ताकि वो करंट बहुत कम नापे, ज़्यादा क्या नापे, वोल्टेज, क्योंकि उसका काम वोल्टेज को नापना है। लेकिन एमीटर का रेजिस्टेंस जो होगा दोस्तों वो बहुत कम रहेगा। क्यों, एमीटर क्या नापता है, करंट, विद्युत धारा, उसको विद्युत धारा नापना है, इसीलिए उसका रेजिस्टेंस हम लोग कम रखते हैं। वोल्ट मीटर से हमको वोल्टेज नापना है, करंट से हमको कोई मतलब नहीं, इसलिए उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमारा प्रतिरोध ज़्यादा होता है। पूछा कौन सा सही है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इसका आंसर होगा ओनली 2, तो बी का होगा, ठीक है, 5 का होगा बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, रिसेंटली RBI हैज़ अलाउड अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स टू पार्टिसिपेट इन क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, ठीक है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। बोला हाल ही में सेबी ने वैकल्पिक निवेश निधियों AIFs को क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स के प्रतिभाग करने की अनुमति प्रदान की है। इस संदर्भ में क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नाम से ही हमने बताया, एक ट्रिक बताया आपको कि नाम जो चीज़ दिया है उसको अगर आप डिकोड कर लोगे, आपको डिकोडिंग पढ़ाया तो आपको पता चल जाए। जैसे मान लीजिए शक्तिमान है, शक्तिमान कब पूछेगा कि इसके पास, ऐसा आदमी जिसके पास शक्ति होता है, तो सही उसी को तो शक्तिमान बोलते हैं। स्पाइडरमैन, इसका मतलब हो सकता है वो मकड़ी उससे जाला वाला निकलता होगा हाथ से, तो उसको स्पाइडरमैन बोल दिए, है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। जैसे हम बोलते हैं पालक पनीर, तो कोई पूछेगा तो नाम से क्या पता चलेगा, भाई इसमें पालक और पनीर होगा,
है ना। कोई बोला कश्मीरी पुलाव, इसका मतलब क्या है कि वो जो पुलाव है वो कश्मीर में फेमस होगा, है ना। उसी तरह क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप, इसका मतलब हम लोग स्वैप कर रहे हैं। स्वैप मतलब चेंज करना, मतलब अदला बदली करना। किस चीज़ का? क्रेडिट मतलब लोन का, और डिफ़ॉल्ट मतलब, तो अगर डिफ़ॉल्ट होने का चांस है, लोन अगर हम किसी को दिए हैं और वापस नहीं आ पा रहा है, तो उस केस में हम अपना क्रेडिट को स्वैप कर सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ, सिंपल नाम अगर तोड़ेंगे तो यही होगा ना। तो बोल रहा है ऋणदाता किसी ऐसे अन्य निवेशक से सीडीएस खरीदता है जो उधारकर्ता द्वारा ऋण ना चुकाए जाने पर प्रतिपूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। तो वही तो कहलाता है क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप। मान लीजिए एक आदमी है ए, इसने लोन दिया बी को, और ये लग रहा है कि ये लोन जो है डिफ़ॉल्ट होने वाला है, तो ए क्या करेगा, ये वाला लोन का अमाउंट जो है बोलेगा सी आदमी को, भैया देखिए आप इन्वेस्ट कीजिए इसमें इस तरह से कि ये जो लोन वापस नहीं आने वाला है, इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए ताकि हमारा लॉस जो है कम हो, और बदले में हम आपको कुछ पैसा देंगे, है ना। तो इसमें लेंडर जो होता है, लेंडर माने ए, जो उधारकर्ता होता है, वो बाय करता है सीडीएस फ्रॉम अनदर इन्वेस्टर। तो इससे क्या कर लिया, सीडीएस को खरीद लिया। हु एग्रीज टू रिम्बर्स इफ द डिफ़ॉल्ट बोरोवर डिफ़ॉल्ट। तो इससे क्या हुआ, वो उसको इन्वेस्ट कर दिया। तो अगर फ्यूचर में अगर बी अगर पैसा नहीं देता है तो सी उसको पैसा दे देगा। तो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट मतलब क्या होता है, ए जो है इंश्योरेंस और सिक्योरिटी के लिए सी से सीडीएस खरीद लेता है इस उम्मीद से कि अगर बी आदमी उसको फ्यूचर में पेमेंट नहीं कर पाएगा तो सी उसको भरपाई कर देगा। तो ये हमारा एकदम सही है दोस्तों, जिस तरह नाम हमको बता रहा है। फिर बोल रहा है सीडीएस इज यूज्ड फॉर स्पेक्यूलेशन, हेजिंग और एज ए फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेज। बोल रहा है सीडीएस का उपयोग सट्टेबाजी, हेजिंग या आर्बिट्रेज के रूप में हो सकता है। तो एकदम सही है। सीडीएस अगर हमें पता चलेगा भाई कि ये डिफ़ॉल्ट होने वाला है, तो हम सट्टेबाजी भी कर सकते हैं, हम आर्बिट्रेज भी दोस्तों किया जा सकता है। ठीक, तो ये भी हमारा सही है। कौन सा सही है, करेक्ट कौन सा है, सी। जब भी ऑप्शन में दोस्तों इस टाइप का चीज़ होगा कि किया जाता है, तो आप समझ लिए कि सीडीएस अब एक चीज़ है ना, तो उसका बहुत मल्टीपल प्रयोग हो सकता है। कोई पूछे कि क्रेडिट रेटिंग का क्या क्या यूज है, तो बोल देगा इसमें इन्वेस्टमेंट से में मदद होता है, या फिर ग्रोथ होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। भैया ठीक है, एक चीज़ का मल्टीपल यूज हो सकता है ना, समझ गए ना। तो ये इस तरह का आप दिमाग लेंगे। कोई भी जब पूछा है कि इसका यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है, तो आप उसको सोचिएगा कि इसमें बहुत चीज़ में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 10 बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ये हमारा हो गया, कौन सा 6 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये रहा। ठीक है, चलिए आइए। बोल रहा है विथ रेफरेंस टू एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट से एलिसा टेस्ट आपको पता है, कोविड-19 बहुत न्यूज में था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बोल रहा है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इसको हिंदी में एलिसा बोलते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है परफॉर्मिंग एन एलिसा इन्वॉल्व्स एटलीस्ट वन एंटीबॉडी विथ स्पेसिफिसिटी फॉर ए पार्टिकुलर एंटीजन। बोल रहा है एलिसा प्रशिक्षण करने हेतु एक विशेष एंटीजन के लिए विशिष्टता के साथ साथ कम से कम एक एंटीबॉडी की आवश्यकता होती है दोस्तों। दूसरा, इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट कोविड एंटीबॉडी दैट द बॉडी डेवलप्स इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन बाय द SARS-CoV-2 वायरस। इनका प्रयोग बोल रहा है शरीर के SARS-CoV-2 विषाणु से संक्रमित होने पर प्रतिक्रिया के रूप में विकसित कोविड के एंटीबॉडी का पता लगाने हेतु किया जा सकता है। तो अगर आपको पता है कि एलिसा बहुत न्यूज में था, कोविड-19 में था, हमारा एकदम सही है। इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों कि शरीर में एंटीबॉडी को डेवलप करने, डिटेक्ट करने में। एंटीबॉडी समझते हो कि कितना हमारा, बोलते हैं ना एंटीबॉडी, तुम्हारे में कितना इम्यूनिटी है, एंटीबॉडी है ना। उसके बाद दूसरा, एलिसा जब भी हम लोग टेस्ट करते हैं दोस्तों, तो उसके लिए कम से कम एक एंटीबॉडी का हम लोग प्रयोग करते ही करते हैं, है ना, तभी बॉडी को जो है उसके प्रति हम लोग को रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, समझ गए। तो हम लोग दोनों जो स्टेटमेंट जो है दोस्तों सही है। कौन सा सही है पूछा है, तो दोनों सही है। 7 का सी, याद करिएगा, कर लीजिए। एलिसा में एक एंटीबॉडी होना ज़रूरी है, और इसका प्रयोग कोविड-19 में एंटीबॉडी को पहचानने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग बच्चे में भी पढ़ते थे बेकेलाइट के बारे में, है ना। बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू बेकेलाइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बोल रहा है बेकेलाइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। बोल रहा है इट इज़ ए फॉर्म ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बोल रहा है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक रूप होता है। दूसरा, इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। बोल रहा है यह उष्मा का सुचालक है। तीसरा, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेज। बोल रहा है इसका प्रयोग विद्युत के स्विच बनाने में किया जाता है दोस्तों। भले दोस्तों इसका मान लीजिए आप आंसर नहीं पता है। अब देखिए
कोई भी चीज़ को प्रयोग स्विच बनाने में किया जाएगा। और ये बोल रहा है ऊष्मा का सुचालक, कोई भी चीज़ अगर हीट का कंडक्टर होगा, मतलब हीट उससे जाने लगेगा, तो हम बनाए हैं स्विच, ठीक है। और बोल रहे हैं कि इससे हीट जाएगा। दोस्तों अगर हीट इससे जाएगा, सुचालक है, तो ये पिघल जाएगा ना। कोई चीज़ में अगर गर्मी जाने लगता है तो गर्म हो जाएगा ना, गर्म हो जाएगा तो हीट क्या, स्विच क्या होगा, पिघल जाएगा। तो हम ऐसा स्विच बनाएंगे क्या कि जिसमें ऊर्जा आसानी से चली, ऊष्मा आसानी से चली जाए और इसको पिघला दे, कभी नहीं बनाएंगे ना। और वैसे भी देखिए स्विच को आप जब छूते हैं तो गर्म रहता है क्या, नहीं रहता है ना, वो ठंडा ही रहता है, नॉर्मल के टेम्परेचर में रहता है, ठीक है। वही लेकिन आप लोहा को गर्म करेंगे तो ऊष्मा का सुचालक है, कंडक्टर है, तो तुरंत गर्म हो जाता है लोहा, है कि नहीं। लेकिन इलेक्ट्रिक स्विच बनता है बेकेलाइट से, सही है, और वो कंडक्टर नहीं होता है हीट का। कंडक्टर कैसे, ये और दोनों अपोजिट है कि नहीं। बोल रहा है कंडक्टर है और बोल रहा है कि स्विच बनाने का प्रयोग करता है, बनाने का प्रयोग करते हैं, एकदम सही है। लेकिन ये सुचालक नहीं होता, कुचालक होता है, इंसुलेटर होता है, ठीक। तो हमारा दूसरा जैसे ही गलत करोगे दोस्तों, ये और ये तीनों ऑप्शन चला जाएगा, क्योंकि तीनों में 2 है। और ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है दोस्तों। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ये मतलब ये है कि एक बार अगर वो बन गया है, स्विच एक बार बन गया है, तो उसको हम रिसाइकल करके दोबारा चीज़ नहीं बना सकते। इसलिए आप देखोगे जो कबाड़ी वाला होता है वो ये सब चीज़ को नहीं खरीदता है, वो ऐसे चीज़ प्लास्टिक को खरीदता है जिसको हम दोबारा पिघला के प्रोसेसिंग करके हम लोग दूसरा चीज़ रिसाइकल करके बना पाएँ। इसलिए स्विच ये सब वो देखिएगा नहीं खरीदेगा। आप कोई बेच के देखिएगा, आपको गरिया आएगा, ये हम नहीं खरीदेंगे, है ना, समझ गए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों केवल 1 और 3, क्योंकि हमारा 2 गलत है, ठीक है। तो 8 का आंसर होगा सी। समझ में आ रहा है दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन होता है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग पार्टिकल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, निम्नलिखित कणों को आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए दोस्तों। बोल रहा है एटम, क्वार्क और हैड्रॉन। परमाणु के बारे में तो आप पढ़ते ही हैं कि एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, बीच में न्यूक्लियस, और उसके इसको एटम बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, बीच में न्यूक्लियस। और 2 एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, है ना। अणु, परमाणु से क्या मिलके बनता है, अणु बनता है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों एटम जो होता है ना वो बनता है आपका हाइड्रोन से, ठीक है। एटम किसी चीज़ से बनता है, हाइड्रोन से। और जो हाइड्रोन होता है वो किससे बनता है, क्वार्क से। मतलब सबसे बड़ा क्या होगा, एटम, एटम से बड़ा क्या होगा, हाइड्रोन, और हाइड्रोन से बड़ा क्या होगा, क्वार्क। मतलब क्वार्क जो होता है वो सबसे छोटा होता है और एटम सबसे बड़ा होता है, और एटम से बड़ा क्या होता है, परमाणु, सॉरी अणु होता है, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल से बड़ा क्या होता है, कंपाउंड, संयोजक, है ना, समझ में आ रहा है। तो सबसे छोटा क्या होगा, क्वार्क, क्वार्क से बड़ा क्या होगा, हाइड्रोन, हाइड्रोन से बड़ा क्या होगा, एटम, एटम से बड़ा क्या होगा, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बड़ा क्या होगा, कंपाउंड, कंपाउंड से बड़ा क्या होगा, मिक्सचर। समझ गए। चलिए आंसर इसका होगा दोस्तों 9 का बी। सबसे छोटा है क्वार्क, उसके बाद है हाइड्रोन, फिर है परमाणु। तो क्वार्क, हाइड्रोन और परमाणु, आंसर होगा 9 का बी, 2 3 1, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 10, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों, सिंपल है, एक्सप्लेनेशन कैसा, आपको मज़ा आ रहा है सॉल्व करने में। अब देखिए बोला सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच। चांदी का अगर आपको कुछ पायल हो, मम्मी लोग पहनती है, या कोई लॉकेट पहनता है या अंगूठी पहनता है, तो देखिएगा कुछ समय बाद वो जो है काला हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है ये पूछा है, सल्फर के कारण होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, या नाइट्रोजन होता है, या ब्लैक कार्बन होता है दोस्तों। ब्लैक कार्बन समझते हो, जब कोई भी चीज़ पूरी तरह से कार्बन नहीं जलता है तो उसको ब्लैक कार्बन बोलते हैं। जैसे कोयला आप जलाए, ठीक है, तो कोयला जब बर्न किया दोस्तों, कार्बन, कोयला में कार्बन होता है, बर्न किया तो छोटा छोटा देखिएगा धूलकण हो जाता है। जैसे कि अगर याद करो बचपन में चूल्हा होता था, ठीक है, उसको जला देते थे, और ऊपर से जब चिमनी रख देते हैं दोस्तों, और ऊपर जब हम लोग हाथ रखते थे तो हाथ में काला काला लग जाता था, कालिक जिसको बोलते थे। वही कालिक क्या है दोस्तों, ब्लैक कार्बन। तो ब्लैक कार्बन के चलते ये काला थोड़ी ना होता है, ये गलत है। अभी कहाँ कोयला वोयला जल रहा है। उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन दोस्तों इसको नाइट्रोजन का कोई उतना रोल नहीं होता है। नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन जो है कंबस्शन को कंट्रोल करता है, ज्वलन जो होता है ना, ज्वलन को कंट्रोल करता है।
और ऑक्सीजन क्या करता है, ज्वलन को सपोर्ट करता है। कोई भी चीज़ जल रहा है इसका मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और अब कितना जलेगा वो उसको कंट्रोल कौन करता है, नाइट्रोजन। बोला जाता है अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो माचिस की एक तिल्ली से जलने से पूरा विश्व जो है जल के राख हो जाएगा। नाइट्रोजन ही है जो कंट्रोल करके रखता है कि कितना चीज़ कितनी देर में जलेगा। समझ में आया? चलिए, तो नाइट्रोजन नहीं होगा दोस्तों। अब बच्चा सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है सल्फर। सल्फर के प्रेजेंस के कारण सिल्वर आर्टिकल जो है वो चांदी का बर्तन या चांदी का कोई भी चीज़ वो काला हो जाता है, ना कि CO2 या नाइट्रोजन या ब्लैक कार्बन के कारण। समझ में आया? चलिए, तो इसका आंसर होगा 10 का, वो होगा आपका ए। प्रश्न संख्या 11 है दोस्तों। बोल रहा है द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एसर रिपोर्ट। आप न्यूज़ में बहुत पढ़ते होंगे एसर रिपोर्ट के बारे में, है ना। इसको प्रथम करके एक NGO नाम है, वही इसको जारी करता है। इसमें बोलते हैं कि 5वीं क्लास के बच्चे 2 क्लास का मैथ सॉल्व नहीं कर पाते, इस तरह का रिपोर्ट आता है। तो बोला एनुअल स्टेटस ऑफ जो एजुकेशन रिपोर्ट है 2022 का, वो रिसेंटली रिलीज़ किया गया। इस कॉन्टेक्स्ट में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एसर। बोला हाल ही में शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट एसर 2022 जारी की गई है। इस संदर्भ में एसर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बोला इट एम्स टू प्रोवाइड एस्टिमेट ऑफ चिल्ड्रंस स्कूलिंग स्टेटस एंड देयर एबिलिटी टू रीड सिंपल टेक्स्ट एंड टू डू बेसिक अर्थमेटिक। अब देखिए नाम ही क्या लिखा है, एनुअल नापते हैं स्टेटस और किसका, एजुकेशन का और बच्चों को। ठीक है, तो सही बात है कि जो बच्चे हैं उसका स्कूली शिक्षा में क्या उसका स्थिति है, और सरल पाठ पढ़ सकते हैं कि नहीं, बुनियादी मैथ वैथ सॉल्व कर सकते हैं, उसी को हम लोग नापते हैं। तो एकदम सही है, जैसा नाम वैसा काम। बोला इट इज़ अ स्कूल बेस्ड सर्वे। बोला कि स्कूल आधारित सर्वे। दोस्तों ये एक तरह का NGO है, ठीक है। और NGO जो होता है वो जनरली घर घर जाके काम करता है ना। कोई भी NGO आप या देखे होंगे घर की तरफ भी, वो घर घर जाके बताता है आपको इस स्कीम के बारे में। और स्कूल में जो सर्वे करने का काम है वो कौन करेगा दोस्तों, सरकार करता है कि ना जनरली। तो इसमें स्कूल में सर्वे नहीं होता है, सर्वे कहाँ होता है दोस्तों, घर घर जाके होता है। तो ये हमारा गलत होगा, लॉजिक यही बोलता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि नॉलेज के से ज़्यादा मैं यूज करता हूँ लॉजिक, और जब भी लॉजिक अप्लाई करोगे, ट्रिक्स अप्लाई करोगे, तो आपका क्वेश्चन सही होने का चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि ज्ञान जो होता है दोस्तों, आप कितना पढ़ोगे, आप थोड़ी पूरा बुक पढ़ के बैठ जाओगे या सब चीज़ पढ़ लोगे, नहीं ना। अब लिमिट कर रहा होता है ना सब चीज़ का। अगर ज़्यादा पढ़ने से ही पेपर निकलता है, जो दिल्ली में जो 7 या 8 साल से पढ़ रहे हैं तो उनका तो पहले सिलेक्शन होना चाहिए था ना। और मान लीजिए किसी का UPSC निकल गया, उसका लवासना में ट्रेनिंग होता है, फिर वो अगले अटैम्प्ट देता है, फिर IAS IPS बन जाता है। उसको पढ़ने को उतना टाइम नहीं मिलता है, फिर भी वो बन जाता है। और यहाँ तक दिल्ली में जो 7-8 साल से पढ़ रहे हैं उनका नहीं निकलता है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि नॉलेज तो है, नॉलेज होना चाहिए, लेकिन नॉलेज का अप्लीकेशन भी होना चाहिए। आप सब चीज़ पढ़ के नहीं बना सकते, आपको ट्रिक्स लगाना पड़ेगा, नॉलेज अप्लाई करना पड़ेगा, हैक्स लगाना पड़ेगा, तभी जाके आपको UPSC का प्रीलिम्स का क्वेश्चन, चाहे वो EPF हो या सिविल सर्विस हो, तभी निकलेगा दोस्तों, है ना। तो वही मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्कूल बेस्ड सर्वे नहीं है, क्योंकि एक तरह का NGO है। NGO कभी भी स्कूल बेस्ड सर्वे जनरली नहीं करता। तो ये हमारा दूसरा गलत है। जैसे ही दूसरा गलत है, ये और ये मेरा ऑप्शन चला गया, क्योंकि हमें पूछा है कौन सा सही है। ठीक, अब हमको तीसरा देखते हैं। बोल रहा है द स्कीम इज लिमिटेड टू ओनली रूरल एरिया, या केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। अब जब भी एसर का रिपोर्ट आप पढ़ते होंगे तो बोलता है कि 5वां क्लास के बच्चे दूसरा क्लास का मैथ नहीं सॉल्व करता ये। और जनरली आप देखोगे, लोगो देखोगे तो वो गांव के बच्चे का होगा। याद करो, एसर का रिपोर्ट आता है तो गांव का फोटो वोटो होता है ना। तो विजुअलाइज करोगे तो यानी ये भी हमारा क्या है दोस्तों, सही है। तो ये सिर्फ गाँव के बच्चों का नापता है, घर घर जाके सर्वे होता है, और NGO नाम का प्रथम NGO करता है। ठीक, तो हमारा 1 और 3 सही है, तो हमारा आंसर होगा दोस्तों 11 का C। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 दोस्तों। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज इंडिकेटर ऑफ फॉर टेस्टिंग एसिड। बोल रहा है अम्ल की जांच के लिए कौन सा सूचक प्रयोग में किया जाता है। हम लोग बचपन में करते थे दोस्तों, लिटमस पेपर यूज करते थे। लिटमस पत्र क्या होता था, एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, मतलब नीला को लाल में कर देता है। मतलब ये होगा हल्दी। याद करो दोस्तों, जब हल्दी है, हल्दी को आप धोते हो, हल्दी से आप यूज कर लो, हाथ में लगा लो, फिर साबुन से धोओगे तो उसका जो कलर होगा चेंज हो जाएगा। ठीक है, कलर क्या होता है दोस्तों, चेंज हो जाता है। और वो कैसा हो जाता है, वो भी लाल हो जाता है। धो के देखिएगा, हल्दी ले लीजिएगा हाथ में और उसको साबुन से धोइएगा। साबुन क्या होता है, बेस, क्षार होता है। तो क्षार के जब भी संपर्क में हल्दी आता है तो लाल हो जाता है। फिर उसमें आप थोड़ा सा नींबू डाल दीजिएगा। नींबू क्या होता है, एसिड। तो फिर देखिएगा, फिर हल्दी जो है पीला हो गया। तो
पीला से जो लाल हुआ उसको कौन किया, बेस, क्षार किया। क्षार को फिर उसमें आप एसिड डालोगे, मतलब नींबू डाल निचोड़ दोगे, ठीक है, तो वो फिर पीला में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हल्दी से भी हम टेस्ट कर सकते हैं। मेरा 1 और 2 तो होगा ही। फिर मिथाइल ऑरेंज का भी वही काम है, ये भी एसिड बेस इंडिकेटर होता है ना। तो मिथाइल ऑरेंज भी जो एसिड यूज करते हैं ना, एसिड में उसको क्या कर देता है, रेड। तो एसिडिक मीडियम में मिथाइल ऑरेंज जो रेड हो जाता है। तो ये भी हमारा जो है आपका पीएच का इंडिकेटर। 1 2 3 तो होगा, तो जिसमें 1 2 3 है ये आपका ऑप्शन होगा। अब इसके अलावा जो वनीला होता है दोस्तों, जिसका आइसक्रीम बनाते हैं, वनीला खाते भी, वो भी एसिड बेस इंडिकेटर है। तो ये कलर चेंज नहीं करता है, ये अपना गंध को चेंज कर देता है, स्मेल को चेंज कर देता है, समझे। तो जब इसके संपर्क में एसिड आता है तो इसका गंध वही रहेगा जो इसका वनीला का गंध है। लेकिन जब इसका बेस के संपर्क में आएगा, कोई क्षार के संपर्क में आएगा, तो वनीला का गंध जो है वो ख़त्म हो जाता है। फिर उसमें एसिड डालोगे तो वनीला का गंध फिर वापस आ जाएगा। तो ये भी हमारा मतलब एसिड और बेस का इंडिकेटर है, सूचक है ना। तो कौन सा सही उत्तर है, तो 1 2 3 और 4 समझ में आ गया दोस्तों। चलिए, इसका मतलब चारों आपका एसिड का भी इंडिकेटर है और बेस का भी, अम्ल का भी इंडिकेटर है और क्षार का भी, ठीक है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बोल रहा है मिश्र धातु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विथ रेफरेंस टू एलॉय कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एलॉय मतलब जब हम लोग एक मेटल को दूसरे मेटल में मिक्स करते हैं, ठीक है, तो उसको एलॉय बोलते हैं। जैसे पीतल की ब्रास किसका एलॉय है दोस्तों, कॉपर और जिंक का। उसी तरह ब्रॉन्ज को क्या बोलते हैं हिंदी में, कांसा। बताइए तो कमेंट सेक्शन में, कांसा जो है वो किसका एलॉय है। तब तो मुझे पता चलेगा ना कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। फिर ऐसे ही तो खाली सुन के तो रख तो नहीं दे रहे हो, है कि नहीं। तो देखिए, बोल रहा है रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हाइयर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। बोला इसका रेजिस्टिविटी मतलब ये ख़राब बहुत लेट से होता है इसकी तुलना में जो भी इसे धातु बना है। मतलब कॉपर और अगर जिंक से अगर मेरा पीतल बना है, ब्रास बना है, तो कॉपर और जिंक से इसका रेजिस्टिविटी, ठीक है, प्रतिरोधकता अधिक होगा। एकदम सही है, ठीक है। कॉपर और तांबा में, कॉपर में जंग लग सकता है, पीतल में और इसमें भी लग सकता है, लेकिन पीतल में जनरली जंग नहीं लगता है। इसलिए देखोगे छठ का जो बर्तन होता है वो पीतल का होता है। उसमें देखोगे कि जब भी मम्मी हम लोग को छठ में बर्तन निकालती थी एकदम चमचम करता था, है ना। तो हमारा ये सही है। दूसरा, एलॉय बर्न्स ईजिली एट हाई टेम्परेचर। बोला हाई टेम्परेचर में जल्दी से जल जाता है। नहीं दोस्तों, ब्रास याद करो कि छठ में जो खाना बनता था लकड़ी में कितना लेट से बनता था, है ना, बहुत टाइम लगता है। इसका मतलब वो बहुत हाई टेम्परेचर पे आसानी से नहीं जलता है, वो धीरे धीरे बर्न करता है कि नहीं। तो हमारा ये गलत होगा दोस्तों। दूसरा, उच्च तापमान पर मिश्र धातु आसानी से जलती नहीं है, लेट से जलती है। बोल रहा वाइल द सोल्डर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एलॉय नाइक्रोम इज ए मेटल। बोल रहा है सोल्डर मिश्र धातु का एक उदाहरण है, जबकि नाइक्रोम एक धातु है। सोल्डर आप जानते हो दोस्तों, जो सोल्डिंग होता है, आप देखोगे एक तार दूसरे तार से जब जुड़ा रहता है तो उसको सोल्डर से जुड़ा रहता है। देखना कभी, सोल्डिंग तो सब जानते होगे ना। सोल्डिंग एक मशीन होता है जिसमें इलेक्ट्रिशियन जो है जोड़ता है किसी तार को, देखोगे गर्म करके जोड़ता है जो, तो वो एक एलॉय है। उसमें आपका अलग अलग जो है मेटल से बना होता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन नाइक्रोम भी एक एलॉय है। नाइक्रोम में देखिए नाम ही में है, निकल एंड क्रोमियम, Na से निकल, CH से क्रोमियम। मतलब नाइक्रोम भी एक एलॉय है, मिश्र धातु है जो 2 मेटल से बना है, निकल और क्रोमियम से दोस्तों। समझ में आया। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों, ये तीसरा भी हमारा गलत है। कौन सा सही है, तो टिक सिर्फ एक ही में मारा हुआ है, सिर्फ 1 में, केवल 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्जोथर्मिक रिएक्शन। बोल रहा है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के क्या उदाहरण है। एक्जोथर्मिक मतलब जिसमें हीट, ऊष्मा बाहर निकलता है, मतलब जो भी रिएक्शन में ऊष्मा बाहर निकलेगा उसको एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए सिंपल है, एकदम लॉजिक लगा के ये बन जाएगा। बोल रहा है बादलों में बर्फ़ का बनना। दोस्तों कोई भी चीज़ बर्फ़ बन रही है, ठीक है। बर्फ़ क्या होता है, ठंडा होता है। अब बादल में क्या होता है दोस्तों, पानी। तो मैं पूछूं कि पानी ठंडा होता है कि बर्फ़,
आप क्या बोलोगे, पानी जो है बर्फ़ के तुलना में थोड़ा क्या रहेगा, कम ठंडा रहेगा। ठीक है, तो कोई चीज़ अगर बादल बन रहा है, पानी से बर्फ़ बन रहा है, इसका मतलब कम ठंडा से ज़्यादा ठंडा बन रहा है, तो ये ऊष्मा को ले के कम ठंडा होगा या ऊष्मा को दे के होगा। दोस्तों अगर हम इसको ऊष्मा देंगे, कम ठंडा को हम ज़्यादा हीट करेंगे, ऊष्मा देंगे, तो वो ज़्यादा ठंडा थोड़ी होगा। वो अपना, अगर ये अपना ऊष्मा छोड़ेगा तब ना ये ठंडा होगा। कोई चीज़ ठंडा कब होता है, जब उसे हीट ऊष्मा निकलता है। तभी दूध को हम गर्म करके बाहर रख देते हैं। क्यों बाहर रखते हैं, ताकि ऊष्मा धीरे धीरे उसका निकल जाए और ठंडा हो जाए। तो ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि ये पानी है, अपना ऊष्मा छोड़ेगा तो और ठंडा होकर बर्फ़ बना देगा। मतलब ये तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है ना, ऊष्मा निकल रहा है इसमें। दूसरा, कन्वर्सन ऑफ वाटर इनटू स्टीम। पानी जो है भाप बन रहा है। दोस्तों पानी भाप बनता है कब, जब हम इसको गर्म करते हैं। पानी गर्म करके तभी ना भाप बनता है। इसका मतलब ये ऊष्मा इसको हम दे रहे हैं, इससे ऊष्मा निकल नहीं रहा है। ऊष्मा अगर निकलता तब ये होता एक्जोथर्मिक या ऊष्मा छेपी, है ना। इससे ऊष्मा निकल नहीं रहा है, ये ऊष्मा ले रहा है, तो ये हमारा दूसरा नहीं होगा दोस्त। जैसे ही दूसरा को हटाया, मेरा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट गया। अब चेक करना 3 होगा क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो दोस्तों रस्टिंग ऑफ, लोहे में जो जंग लगता है वो भी क्या होता है, उससे भी ऊष्मा निकलता है ना। वो भी ऊष्मा उससे निकलता है और वो सड़ने लगता है। ठीक है, उसका क्या होता है, ऊष्मा उससे निकलता है, वो भी जलता है। एक्जोथर्मिक ऑक्सीडेशन होता है कि नहीं। तो ये हमारा सही है। कौन सा सही है दोस्तों, तो 1 और 3। तो याद आपको क्या रखना है कि लोहे में जो जंग लगती है वो भी आपका एक्जोथर्मिक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वेरेज किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बोल रहा है मोनेरा में प्रोकैरियोट लोग रहता है। ठीक है, आपको पता है कि विटेकर जो है वो पूरे किंगडम को 5 टाइप में क्लासीफाई किया है ना। क्या क्या किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, उसके बाद फंगी जिसको आप कवक बोलते हो हिंदी में, उसके बाद प्लांट मतलब पादप, और फिर एनिमल्स मतलब जीव। ये 5 क्लासिफिकेशन किया विटेकर बोला कि जितने भी पूरे जीव जंतु हैं उसको 5 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी मतलब कवक, प्लांट और एनिमल में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बोला है प्रोटिस्टा, इसके बारे में और मोनेरा के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो मोनेरा होता है ना, इसमें सिंपल जो बैक्टीरिया होता है, जो एक सेल जिसमें एक कोशी होता है और जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है ना, उसको प्रोकैरियोट बोलते हैं। तो मोनेरा में प्रोकैरियोट रहता है, ये सही है। और प्रोटिस्टा में यूकैरियोट रहता है। यूकैरियोट का मतलब जिसका अपना न्यूक्लियस रहता है, जिसका अभिकेंद्रक होता है। ऐसा अभिकेंद्रक मतलब इसके बीच में क्या रहेगा, न्यूक्लियस। लेकिन जो बैक्टीरिया होता है उसमें जो मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल, वो इधर इधर पूरा सेपरेटेड होता है, उसके लिए कोई सेपरेट प्लेस नहीं होता है। ठीक, तो हमारा ये सही है पहला। दूसरा, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। मोनेरा में बैक्टीरिया आता है, तो ये एकदम सही है। बैक्टीरिया जो आता है वो मोनेरा में ही आता है दोस्तों। कौन सा सही है दोस्तों, तो बोथ 1 और 2। ठीक है, तो 15 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बोले विषाणु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वायरस। वायरस के संदर्भ में बोल रहा है ऑल वायरस कंटेन बोथ RNA एंड DNA। बोल रहा है दोनों वायरस में RNA DNA दोनों होता है। सभी वायरस में RNA DNA दोनों होता है। आपको पता है दोस्तों, कोविड-19 एक RNA वायरस था, तो उसमें DNA तो था नहीं, तो वो भी तो एक वायरस था, तो उसमें कहाँ से हो जाएगा। तो सभी वायरस में थोड़ी ना RNA, कुछ RNA वाला वायरस होता है, कुछ जो है वो DNA वाला होता है। जैसे एड्स जो है वो RNA वायरस है कि नहीं है। उसके बाद कुछ वायरस होता है जिसमें दोनों वाला वायरस होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद बोल रहा है कि बैक्टीरियोफेज वायरस होता है जो इफेक्ट करता है बैक्टीरिया को, और यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस। बोला जीवाणु भोजी मतलब ऐसा जीवाणु है जो जीवाणुओं को संक्रमित करता है, प्रायः एक लड़ी वाले DNA वायरस होते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों,
वायरस में एक न्यूक्लियो प्रोटीन होता है और जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। वायरस प्लांट ये सबको अफेक्ट करता है। तो जो बैक्टीरियल वायरस होता है या बैक्टीरियोफेज होता है, तो वैसा वायरस जो बैक्टीरिया को प्रभावित करता है वो जनरली डबल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं। डबल स्टैंडर्ड मतलब ऐसा जेनेटिक मटेरियल होगा उसका, मतलब उसमें 2 लड़ी होगा, मतलब डीएनए होता है उसमें, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए जो होता है वो दोस्तों वो सिंगल स्टैंड होता है। तो सिंगल स्टैंड डीएनए वायरस नहीं होता है, डबल स्टैंड डीएनए वायरस होता है दोस्तों, समझ में आया। तो या तो डबल स्टैंड आरएनए होगा या डबल स्टैंड आपका डीएनए होगा। कौन? बैक्टीरियोफेज, समझ में आया। तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। तो ये भी हमारा गलत है क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता, एक लड़ी वाला नहीं होता, ये भी गलत है। सही पूछा है तो दोनों गलत है। तो 16 का आंसर डी होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, थोड़ा फटाफट देखते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग आर माइक्रो न्यूट्रिएंट इन प्लांट न्यूट्रिशन। बोला प्लांट के पोषण में कौन सा पोषक तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व है। पोषक तत्व 2 होता है, एक होता है वृहद और एक होता है सूक्ष्म। तो वृहद पोषक तत्व मतलब ऐसे पोषक तत्व जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत पड़ता है, और सूक्ष्म पोषक तत्व मतलब ऐसे पोषक तत्व जो प्लांट को बहुत कम समय एक कम अमाउंट में चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो देखिए आपको पता है कोई भी प्लांट जो होता है उसको यूरिया चाहिए होता है, फर्टिलाइज़र चाहिए होता है ना। तो NPK आपने पढ़ा है, N से मतलब नाइट्रोजन, P मतलब पोटेशियम और K मतलब N मतलब क्या? नाइट्रोजन, P मतलब फॉस्फोरस और K मतलब पोटेशियम। और ये चाहिए होता है प्लांट को, बोरा बोरा किसान डाल देता है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होगा तभी ना उसको ज़्यादा लेता है किसान, ठीक है। तो प्लांट में NPK जो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये क्या है? वृहद मैक्रो न्यूट्रिएंट है। मैक्रो मतलब वृहद न्यूट्रिएंट है, ना कि माइक्रो नहीं है। माइक्रो मतलब बहुत छोटा अमाउंट में थोड़ी ना चाहिए, ये सब बहुत ज़्यादा चाहिए। तो जहाँ भी मेरा पोटेशियम उसको हम काट देंगे, तो पोटेशियम नहीं होगा ऑप्शन में, मतलब दूसरा नहीं होगा। तो ये 3 ऑप्शन कट गया ना। आंसर होगा दोस्तों 17 का बी। इसका मतलब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो प्लांट को चाहिए होता है उसमें आयरन आएगा, जिंक आएगा और आपका क्या आएगा? 134 और कॉपर आएगा। मतलब मैग्नीशियम माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। और जो है फॉस्फोरस वो तो है ही नहीं, आपका पोटेशियम नहीं है, फॉस्फोरस नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, समझ गए। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है? वृहद वाले कौन सा है जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए? वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, NPK और सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो 17 का आंसर होगा दोस्तों बी। तो लॉजिक के आधार पर हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है ना, कि NPK ज़रूरत होता है तो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, तो ये। उसके बाद देखिए, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्लैग्ड ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज फ्रॉम। बोल रहा है हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा को झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह क्रूज निम्नलिखित में से किन के माध्यम चलेगी, ठीक है। ये मैं आपको मृणाल सर का जब इकोनॉमी पढ़ा रहा था तो आपको इसको बारे में अच्छे से बताया था। अगर आपने वो अटेंड किया है तो तुरंत इसको बता दोगे कि ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ जाएगी। सिंपल है, बताया भी था आपको कि ये इसको जो ओन करता है ये प्राइवेट प्लेयर के द्वारा किया जाता है। इसीलिए आप मृणाल सर का लेक्चर देखिए, जो मैंने बताया आपको, इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, तो उसको आप देखिए, आपको बहुत मदद होगा। इकोनॉमी भी सही होगा और करंट भी सही होगा, है ना। जरूर देखिए उसको, क्योंकि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ा रहा हूँ जिससे UPSC एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। आलतू फालतू मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। बोला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कास्ट सेंसस इन इंडिया। तो जो कास्ट सेंसस इंडिया में हुआ है होता है दोस्तों, या हुआ है, उसके बारे में बोल रहा है, ठीक है। जातिगत जनगणना जो हमेशा न्यूज़ में रहता है, बिहार बोलता है कि हम करवाएंगे, अलग अलग राज्य बोलते हैं हम करवाना है नहीं करवाना है। बोला कास्ट वाज इंक्लूडेड एज ए पैरामीटर इन सेंसस डेटा सिंस द 1911 सेंसस। बोला 1911 सेंसस से कास्ट सेंसस जो है भारत में हो रहा है, ठीक है। मतलब 1911 बोला 1911 की जनगणना से जनगणना संबंधी आंकड़ों को जाति को एक पैरामीटर के रूप में शामिल किया गया था। 1911 से बोल रहा है। बोला कास्ट सेंसस इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। बोला मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय इसको जो है करती है दोस्तों, ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा, कास्ट सेंसस जो है गृह मंत्रालय करती है, क्योंकि जहाँ भी कास्ट सेंसस आता है तो आ जाता है किसका नाम? अमित शाह का, है ना। अमित शाह कौन से मिनिस्ट्री का है? गृह मंत्रालय। वो बोलता है कि अभी नहीं ज़रूरी है ये वो, तो ये तो हमारा सही है।
जातिगत जनगणना जो दोस्तों 1911, मैंने बोला कि जब तक आपको फैक्ट नहीं पता है ईयर, तो ईयर में यूपीएससी गलत करता है। देखिए यहाँ पे गलत कर दिया आपको, 1911 में है ही नहीं। ठीक, आपको पता है कि पहला सेंसस कब हुआ था दोस्तों भारत में? 1872 में। कौन करवाया था ये बताइए? 1872 में जो भारत में पहला सेंसस हुआ था वो कौन करवाया था? और 1881 में सेंसस हर 10 साल में होने लगा, है ना। तो पहला सेंसस हुआ 72 में, लेकिन 1881 में हर 10 साल में सेंसस होने लगा। 1880 में कौन था दोस्तों हमारा गवर्नर जनरल? कौन था ये बताइए? तो ब्रिटेन में इंडिया का गवर्नर जनरल उसमें कौन था? और 72 में कौन था? तो उसी के समय में हुआ होगा, है कि नहीं। तो पहला जो कहाँ सेंसस हुआ है दोस्तों, वो आपका 1872 में हुआ था। उसी के बाद ही धीरे धीरे 1881 के बाद से नॉर्मल होने लगा, ठीक है ना। इसलिए 1931 जो है इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो जो का सेंसस होने लगा वो आपका जो है 1881 से होने लगा, और 1931 के बाद आके जो है ये रुक गया, ठीक है। मतलब जब कांग्रेस मतलब कांग्रेस की जो सरकार थी उस समय, मतलब किसी राज्य में भारत में, तो कांग्रेस पता है आपको ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के रूप में करती है, जाति की बाती को उतना ध्यान नहीं देती थी उस समय। तो वो बोली कि अब कास्ट सेंसस जो है ज़रूरत नहीं है कराने का, ठीक है। तो अंग्रेज के टाइम में होने लगा। अंग्रेज इसको यूज करता था, दिखाता था कि यार ये कास्ट बहुत पीछे है, और एक कास्ट से दूसरे कास्ट को लड़ा देता था, है ना। 19 से तब होने लगा, 1881 तक होकर के डाटा दिखाने लगा, नहीं 31 के बाद जो है नहीं होने लगा। तो 1911 नहीं है दोस्तों, ये 1881 के आसपास है। ये हमारा गलत है। कौन सा सही है पूछा है तो सिर्फ हमारा दूसरा सही है दोस्तों, ठीक है। चलिए उसका क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ये आज का अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग दूसरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन करेंगे, और धीरे धीरे ये आपका संख्या क्वेश्चन का बढ़ते जाएगा, ठीक है। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर पार्ट ऑफ आई और फंक्शन। एक तरफ आँख का भाग है और दूसरी तरफ उसका कार्य है। तो बोल रहे हैं कॉर्निया का काम है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। प्यूपिल जो पुतली बोलते हैं, जो रेगुलेट्स एंड कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को विनियमन और नियंत्रण करना। रेटिना बोल रहा है इमेज फॉर्मेशन, जहाँ पे छवि निर्माण होता है। तो कौन सा करेक्टली मैच्ड है, कौन सा सही सुमेलित, ठीक है। तो देखिए आँख कैसा होता है दोस्तों, ये आँख है, तो यहाँ से आपका सनलाइट आता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, प्यूपिल, ठीक। और यहाँ पे हमारे आँख के पीछे यहाँ पे क्या होता है, रेटिना होता है, जहाँ पे जिसको स्क्रीन बोलते हैं, जहाँ पे इमेज बनता है। तो जो भी सनलाइट आता है वो, ये जो होता है कॉर्निया जो होता है दोस्तों, ये एक लेंस का काम करता है। तो यहाँ से लाइट आता है तो सीधे कहाँ घुसता है, पुतली में, ठीक है। तो प्रकाश का जो रिफ्रैक्शन हुआ यहाँ से आके जो मुड़ गया, वो किसके कारण मुड़ा, कॉर्निया के कारण। फिर वो प्रकाश कहाँ गया, पुतली में। और पुतली देखोगे जब अगर आप सो के उठते हो तो आपका आँख जो है धीरे धीरे खुलता है, तो आपको थोड़ा सा कम दिखता है ना। क्यों दिखता है कम? क्योंकि लाइट जो है आपकी आँख से ज़्यादा नहीं जा पा रहा है, तो छवि इमेज नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि अभी पुतली आपका सिकुड़ा हुआ है ना। तो अमाउंट ऑफ लाइट कम जा रहा है। लेकिन जब आप पूरा आँख फाड़ के देखते हो तो आपको क्या होता है, बड़ा इमेज बनता है, बड़ा चीज़ दिखता है, साफ साफ दिखता है। तो मतलब आँख का प्रकाश, लाइट का जो प्रकाश है जो दोस्तों, वो ज़्यादा जा रहा है आँख में। तो कितना प्रकाश आँख में जाएगा अंदर और इमेज बनेगा रेटिना में, इसको रेटिना बोलते हैं, वो डिपेंड करता है पुतली पे। पुतली डिपेंड करता है कितना लाइट जो है अंदर जाएगा और उससे इमेज बनेगा। और रेटिना का, कॉर्निया का काम है क्या है, लाइट का जो प्रकाश होता है उसको मोड़ना काम होता है, ठीक है। और इमेज काम होता है रेटिना में। तो हमारा तीनों जो है ऑप्शन सही है दोस्तों, ठीक है। तो सही सुमेलित कौन सा है दोस्तों, 1, 2 और 3। तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोग जो डीपीपी में है दोस्तों, डीपीपी में जो हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे के लिए हम लोग पढ़े आज, और क्वेश्चन हम लोग 20 क्वेश्चन देखे, लॉजिक को अप्लाई किए, नॉलेज को अप्लाई किए। तो एक बार फिर से आपका 4000 सब्सक्राइबर जो आप लोग बनाए, इतना प्यार जो दिखा रहे हैं दोस्तों, उम्मीद है कि आने वाले लेक्चर में दिखाएंगे। और मेरा जो सपना है दोस्तों कि जीरो IAS चैनल से मैक्सिमम बच्चे जिसको संसाधन का अभाव है, वो अच्छी तरह से ज्ञान को अपना बढ़ाएं, नॉलेज बढ़ाएं, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करके सफलता प्राप्त करें। जिस तरह मैंने EPFO में सिलेक्शन हासिल किया है, मैं चाहता हूं कि हर बच्चा जो भी मेहनती है, जो भी संसाधन के अभाव में नहीं पढ़ पा रहा, वो पढ़े और आगे बढ़े, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं दोस्तों
अगले लेक्चर में। तब तक आप बने रहें, ठीक है। और प्लेलिस्ट में सबका बना दिया हूँ, अकाउंटिंग का भी है, EPFO का भी जो भी लेक्चर है, मैथ्स का जो लेक्चर है, इंग्लिश का लेक्चर है, अकाउंटिंग का है, मुरनाल का इकोनॉमी का है, लक्ष्मीकांत का है, DPP का है, सबका जो है प्लेलिस्ट बना है, ज़रूर आप देखें, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। फिर से आपका हाथ जोड़ के तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। हैव ए नाइस डे।